हेलो दोस्तों, आपका जीएस एकेडमी पटना में बहुत बहुत स्वागत है। कल आप लोग का जो टॉपिक पढ़ाए थे उसके आगे आज करेंगे। कल हम लोग जो देखे थे हड़प्पा का सभ्यता का विकास कैसे हुआ, खुदाई किसने किया, इसका मतलब कालखंड कितना से कितना तक रहा। आज का जो आज जो आगे हम लोग देखेंगे वहाँ का धार्मिक जीवन क्या था, कृषि पशुपालन क्या था, वहाँ का लोग उद्योग धंधा कहाँ से कर रहा था। आज जैसे हम लोग की जैसे कि विदेश से कुछ चीज़ का व्यापार करते हैं तो मंगवाते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, पेट्रोलियम हो गया। उसी तरह जो है ना हड़प्पा के लोग भी जो है ना उसी तरह से जो है उसी तरह से मतलब आयात करते थे। तो वही सब चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। तो पहला हड़प्पा के सभ्यता। दोस्तों जानेंगे कि हड़प्पा के सभ्यता का जो है हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन था, मतलब वहाँ पे किस किस तरह के लोग रह रहे थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता हड़प्पा सभ्यता के निर्माता की अगर हम बात बोलें, हड़प्पा सभ्यता का जो है ना निर्माता के तौर पे कहाँ से शुरू हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है ना मतलब साक्ष्य की अगर हम बात बोलें तो हड्डी के मतलब कि हड्डी कहाँ से, इसकी सभ्यता के अगर साक्ष्य की हम बात बोलें मूल रूप से क्या चीज मिला था, हड्डी का साक्ष्य मिला था। हड़प्पा से जो हड्डी मिला है, लेकिन मूल रूप से सबसे ज्यादा अगर हम हड्डी का बात करें तो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, इसके साक्ष्य की अगर बात करें कहाँ से मिला है, तो इस साक्ष्य के तौर पर जब खुदाई किया ना तो खुदाई के तौर पर जो हड्डी बहुत सारा हड्डी मिला था, लेकिन सबसे ज़्यादा हड्डी की अगर बात हम बोले अस्थि का कहाँ से मिला था तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और यहाँ पे जो 4 प्रकार के लोग निवास करते थे, तो 4 प्रकार के लोग में तो पहला कौन था, भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय, दूसरा हो गया अल्पाइन, तीसरी की अगर बात बोले मंगोलाइड, अगर चौथी की अगर बात बोले ना प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। हड़प्पा काल में कितने मतलब कि कितने विभाग में विभाजित था, मूल रूप से 4 भागों में। कितना कितना था, पहला हो गया भूमध्य सागरीय, दूसरा हो गया अल्पाइन, और तीसरा हो गया मंगोलाइड, और चौथा का अगर हम बात करें कौन था, प्रोटोस्टेलाइड। ये 4 वहाँ का मतलब कि यही लोग जो निर्माता थे। पहली बार जो हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कैसा हुआ, तो इसी लोग से जो है ना, इन्हीं 4 लोगों से जो है ना वहाँ के लोगों के मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब कि लोगों का रहना सहना किस तरह का यहाँ इसी सब से अति मिलता है। अगर आगे बात करते हैं और अगर ये बात है सबसे आगे वहाँ पे जो मतलब कि किस जाति के लोग रहते थे, तो सबसे अधिक कौन सा जाति रहता था, पहला नंबर तो भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय लोग रहते थे। अगर यहाँ की अगला अगर हम लोग बात करें, भूमध्य सागरीय लोग सबसे अधिक वहाँ पे निवास कर रहे थे। और यहाँ का अगर हम धार्मिक जीवन की अगर हम बात कर लें
जैसे आज लोग हम लोग कैसे कि मतलब कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, इसी तरह वहाँ का जो है ना उस समय जब वो लोग भी जीवन जी रहा था उस समय के भी उन लोग का अलग अलग था। जैसे राष्ट्रीय पक्षी हो गया फाख्ता, राष्ट्रीय वृक्ष हो गया पीपल, राष्ट्रीय पशु हो गया सिंग वाला बैल, राष्ट्रीय नदी हो गया गंगा। तो ये सब हमें क्या था, धार्मिक हम लोग जैसे कभी मानते हैं राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय चिन्ह। पहला अगर बात करें वहाँ का राष्ट्रीय पशु एक सिंग वाला गैंडा, या इसको बैल भी कहते थे। दूसरा अगर बात करें यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी फाख्ता। सीधे अगर हम बात करें राष्ट्रीय वृक्ष क्या था, पीपल। तो आगे जो राष्ट्रीय पशु क्या था उस समय, एक सिंग वाला गेंडा। राष्ट्रीय पक्षी क्या था, एक राष्ट्रीय पक्षी क्या था, फाख्ता। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या था, पीपल। आगे देखते हैं हम। उसके बाद राष्ट्रीय नदी भी था, जिस समय अभी हम लोग का राष्ट्रीय नदी गंगा है, उस समय भी राष्ट्रीय नदी क्या था उस समय का, सिंधु। ये जो है सिंधु सभ्यता का क्या था, ये सब होगा राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय नदी हो गया, ये सब यहाँ का क्या था, राष्ट्रीय चिन्ह था वहाँ का। अगर हम लोग अगर अगली बात करें वहाँ के लोगों का मतलब कि रहन सहन के बारे में, जैसे कि औद्योगिक क्या है, औद्योगिक तो वो लोग क्या है, अगर औद्योगिक अगर हम बात करें औद्योगिक मतलब व्यापार में, जैसे हम लोग व्यापार में मुख्य रूप से वो लोग क्या करता है, कृषि पशुपालन था। ये लोग क्या करते थे मुख्य रूप से, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया और व्यापार भी करते थे विदेश के साथ ये लोग। अब कृषि में अब अगर बात करें तो कृषि में क्या क्या करते थे, कृषि में अगर देखें तो जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, ये लोग क्या था, ये जो है ना ये जो चावल गेहूं जौ बाजरा, ये लोग ये यहाँ का क्या था मुख्य मतलब कि कृषि के तौर पर किया जाता है। लेकिन ये लोग जो है ना किससे मतलब कि राई जो हम लोग करते हैं, इससे ये लोग क्या था, परिचित नहीं था। ये लोग इसके बारे में ये लोग को पता उस समय नहीं था। तो कृषि में ये लोग क्या करते थे, जैसे कि हो गया पशुपालन हो गया, तो कृषि में चावल गेहूं जौ बाजरा राई, ये सब राई से ये लोग क्या था, परिचित नहीं थे। ये लोग कृषि है। अगर हम लोग पशुपालन की अगर बात करें, दूसरा बात पशुपालन में अगर देखें तो पशुपालन में ये लोग क्या करता था, तो जैसे कि गाय हो गया,
बैल हो गया, हाथी हो गया, गेंडा हो गया। ये उस समय का क्या था, मतलब पशुपालन के तौर पर ये लोग रखता था। अगर हाथी की बात करें, हाथी पे वो लोग क्या करता था, सवारी, जैसे हम लोग आज की गाड़ी पे कुछ चीज़ लेके जाते थे, उस समय तो गाड़ी होता नहीं था। गाड़ी की जगह वो लोग क्या करते थे, हाथी हाथी पे रखता था। गेंडा पे सामान लेके मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह मतलब ले जाया करता था। मतलब कि कह सकते हैं गाड़ी के तौर पे वो लोग का काम उस समय क्या करता था, मतलब कि यही गेंडा, हाथी हो गया, ये लोग मतलब पशुपालन के तौर पर। अगर हम अब अगली बात अगर व्यापार की करें, व्यापार में अगर हम बात करें, व्यापारी में जैसे कि आज हम लोग ऐसे कुछ चीज़ का निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, उसी तरह उस समय भी वो लोग क्या करता था, निर्यात करता था बहुत सारे चीज़ का। तो आगे देख लेते हैं। औद्योगिक तौर पर अगर देखें इन लोग का, वो लोग आयात किस किस चीज़ का करते थे। आयात मतलब किस वस्तु का करते थे, तो जैसे कि हो गया तांबा हो गया। तांबा जो है ना, ये लोग कहाँ से लाता था, बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान हो गया, खेतरी हो गया। और अगर चांदी का बात बोलें, तांबा, चांदी लोग कहाँ से लाया था, अफगानिस्तान से। ईरान से। सोना की अगर बात करें, सोना में हो जाता था क्या क्या, सोना में हो गया जैसे कि अफगानिस्तान, कर्नाटक, अफगानिस्तान हो गया, कर्नाटक हो गया। और शीशा में अगर हम बात करें, शीशा कहाँ से मंगाया जाता है, ये भी ईरान से मंगाया जाता था। ये सब क्या था, ये मूल रूप से मतलब आयात निर्यात की वस्तु था। जैसे कि तांबा में बोले, तांबा में कौन था, कहाँ किस देश से आया था, तो बलूचिस्तान और खेतरी से मंगाया जाता था। अगर चांदी की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। और सोना की अगर हम बात बोलें तो अफगानिस्तान, कर्नाटक से मंगाया जाता था। और शीशा की अगर हम बात करें तो ईरान से मांगा जाता है। ये सभी के सभी क्या था, मतलब आयात वस्तु किया जाता था और निर्यात किया जाता था कुछ वस्तुओं का। तो ये क्या था, आयात औद्योगिक के बारे में। अगर यहाँ पे आप दोस्तों, अगर इन लोग का धार्मिक जीवन का अगर हम एक नज़र दे दें, धार्मिक जीवन में जैसे हम लोग इसे आज जो है ना, बहुत से मतलब बहुत देववादी क्या है, बहुत देववादी देवता जैसे है ना, उस समय उन लोग भी जो है ना बहुत देववादी था। एक बहुत देववादी का जैसे आज हम लोग ना है, उस समय भी क्या था, बहुत देववादी लोग हुआ करता था। बहुत देववादी हुआ करता था। जैसे कि ये मूल रूप से ये लोग जो पूजा पाठ करता था किसका, शिव का। शिव में जो है ना, शिव के रूप में दो लोगों का पूजा होता था। एक होता शिवलिंग, एक होता था लिंग। दो रूपों में पूजा होता था शिवलिंग का, एक शिवलिंग एक शिव। और ये पूजा का जो साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और शिव का जो है, अगर अगली हम बात करें, शिव का मानव रूप में पूजा
जैसे आज शिव को हम लोग जैसे मूर्ति बना के पूजा करना चालू कर दिए, उस समय उसी समय से इस चीज़ का मतलब शुरुआत हुआ था। तो शिव के रूप में जो मूर्ति का पूजा चालू किया था कौन सा, हड़प्पा के लोगों ने नहीं किया था। हड़प्पा के समकालीन हड़प्पा में जो ये इसका जो सभ्यता था कौन सा, मोहनजोदड़ो से जो है ना पहली बार मोहनजोदड़ो शिव का जो है मानव रूप में पूजा का चालू हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से जो मतलब यहाँ पे चालू हुआ है बात, मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ का देवता क्या था, शिवलिंग हड़प्पा था। और अगर यहाँ के अगर सामाजिक जीवन की अगर हम हड़प्पा की बात करें, यहाँ के अगर हम सामाजिक जीवन की बात कर लें, अगर यहाँ का हम सामाजिक जीवन की बात बोले, यहाँ का समाज जो था ना मातृ सत्तात्मक कैसा था, मातृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मकता, ये लोग जो है ना माँ की मतलब मातृ की भूमि की पूजा बहुत अधिक किया करता था। जैसे मेसोपोटामिया अगर मिस्र की अगर सभ्यता की अगर हम बात करें, मिस्र के सभ्यता के लोग जो है ना मूल रूप से किसका, जैसे अगर हम बात करें इसके समकालीन, जैसे मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता में किस नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे है। नील नदी के किनारे है ना, तो ये लोग जो है ना नील नदी को ही माँ समझ के नील नदी की पूजा क्या करते थे। उसी तरह जो है ना भारत के लोग जो है किसका, मातृ देवी का पूजा, मतलब कि जैसे कि मातृ देवी का पूजा करते थे। मातृ देवी का जैसे धरती माँ हो गया, किसे, धरती माँ हो गया, पशुपति हो गया, ये लोग क्या करते थे, इसका पूजा करते थे। मतलब कि मातृत्व के रूप में ये लोग का, जैसे मिस्र के लोग नील नदी को माँ समझ पूजा करता था ना, उसी तरह धरती को मतलब ये लोग क्या अपना सामाजिक जीवन में पूजा पाठ करता था। तो हम लोग यहाँ का देख लिए धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन जी कैसा था, पशुपालन क्या करता था, संस्कृति क्या था, ये सभी के सभी के बारे में हम जान लिए। अब अगर हम लोग अगली बात करें हड़प्पा की सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें, जैसे कि हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के हड़प्पा रावी नदी के तट पे बसा है। कहाँ, रावी नदी के तट पे बसा हुआ है। और इसका खुदाई की अगर हम बात कर लें, खुदाई किसने किया था, दया राम साहनी के द्वारा। हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है। उसका खोज कौन किया है, दयाराम साहनी ने करे। अगर हड़प्पा की अगली अगर हम बात करें, हड़प्पा कहाँ पड़ता है, तो अभी फिलहाल कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और अगर हम हड़प्पा की अगली अगर बात करें, यहाँ से जो है ना बहुत सारा साक्ष्य हमें देखने को मिलता है, जैसे कि अन्नागार हो गया, स्वास्तिक चिन्ह हो गया, जैसे कि स्वास्तिक चिन्ह ये वाला होता है,
ये या कहाँ से मिला ये स्वास्तिक चिन्ह। और स्वास्तिक चिन्ह का वो लोग प्रयोग कहाँ करता था? स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग ये लोग वहाँ करता कहाँ, जहाँ पे अग्नि कुंड था। ऐसे कैसे कि मतलब कि अग्नि बहुत सारा यज्ञ वो क्या करता था ना, उसी समय यज्ञ वो लोग जब क्या करता था उस समय क्या था, अग्नि कुंड बनाया जाता। तो अग्नि कुंड में, अग्नि कुंड के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता? स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे उस लोग। अगर हम बात करें, एग्जाम में ये बात बहुत बार पूछा जा चुका है, जैसे कि RS-37 ये क्या था? वहाँ का कब्रिस्तान था। क्या था? कब्रिस्तान था। RS-37 कब्रिस्तान था। तो आइए एक बार याद कर लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पे है। इसकी खोज किसने किया है? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। और यहाँ ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। और यहाँ से मिला इसे अन्नागार हो गया। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अग्निकुंड के लिए किया जाता था। RS-37 हो गया, जो क्या है, एक प्रकार का कब्रिस्तान है। और इसके बारे में आगे देख लेते हैं। यहाँ से जैसे तांबे का ढेर हो गया, नर्तकी, दूसरी अगर हम बात करें, महिला के गर्भ से निकला हुआ पौधा। मतलब कि इसी के हिसाब से जो है ना हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वहाँ का जो समाज था ना क्या था, मातृसत्तात्मक था। क्योंकि उस वहाँ पे जो है ना, मतलब कि इस चिन्ह जो मिला था महिला के गर्भ से निकला हुआ पौधा की अगर हम बात करें, ये जो मिला है इससे ये दर्शाता है कि वो लोग जो है ना मातृ देवी का अधिक से अधिक पूजा करते थे। मतलब कि महिला के गर्भ से निकला हुआ पौधा उधर। अगर हम अगली बात करें तो मिट्टी का हल हो गया। ये सभी के सभी क्या है, मतलब कि हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हम बताते हैं कि हड़प्पा से क्या चीज़ मिला है। एग्जाम में अक्सर ये चीज़ पूछा जाता है कि तांबे का ढेर कहाँ से मिला था, महिला के गर्भ से निकला हुआ पौधा किससे मिला है, मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, तांबे का ढेर कहाँ से मिला है, RS-37 कब्रिस्तान का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ये सारे के सारे मतलब कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा के सभ्यता से ही मिला है। तीसरी अगर बात करें, सिंधु सभ्यता से जो है ना मूल रूप से 6 जगह की साक्ष्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला जैसे क्या हो गया हड़प्पा, दूसरा हो गया मोहनजोदड़ो, तीसरी की अगर बात करें लोथल, चौथी की अगर हम बात करें चनहुद्रो, पश्चिमी की अगर बात बोले कालीबंगा,
छठी की बात करें, राखी गढ़ी, तो दोस्तों जो है ना ये जो है हड़प्पा का मूल जगह था, जिसके बारे में हम लोग को विस्तार पूर्वक पढ़ना है। पहला कौन हो गया? हड़प्पा की सभ्यता। दूसरी हो गया मोहनजोदड़ो। तीसरा हो गया लोथल। चौथा कौन हो गया? चंद्रद्रो। पांचवा की बात बोलें कालीबंगा। छठा की बात बोलें तो राखी गढ़ी। तो अब हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो किस कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अगर इसका हम शाब्दिक का अर्थ बोले, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला आखिर में क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं यहाँ पे जो मानव कंकाल मिला है, यहाँ से क्या है? मानव कंकाल, मतलब कंकाल करने का मतलब है हड्डी। हड्डी जो शाब्दिक अर्थ पे मिला है ना, कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं? मृतकों का टीला कर देते हैं। और अगर इसकी अगर बात बोले, इसका खोज कौन किया है? मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया है? रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा है। और अगर हम बात करें इस कौन सा प्रांत में पड़ता है, तो अभी फिलहाल पाकिस्तान के लाड़काना जिला में पड़ता है। और खुदाई की बात करें, खुदाई कब किया गया है इसका? तो 1922 में। तो आइए हम लोग एक बार याद कर लेते हैं इस चीज को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और इसका मृतकों का टीला हम लोग क्यों कहते हैं? आखिर वजह क्या है? क्योंकि मानव कंकाल बहुत सारा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। मोहनजोदड़ो का खुदाई बोले किसने किया है? रखाल दास बनर्जी है। अनेकों एग्जाम ऐसा है, कोई सा एग्जाम नहीं हुआ कि इसके बारे में नहीं पूछा है कि मोहनजोदड़ो का मतलब कि खुदाई किसने किया है, किस नदी के किनारे है, कहाँ पड़ता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका क्या शाब्दिक है? रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कौन सा नदी के किनारे पड़ता है? सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। और ये कौन सा प्रांत में पड़ता है? पाकिस्तान के लाड़काना जिला में पड़ता है। और इसका खुदाई कब हुआ था? 1921 में हुआ है। खुदाई कब हुआ है? 1921 में। तो देखा मोहनजोदड़ो कर देते हैं पूरा, कर दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद भारत। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। देखें, जय हिंद जय भारत।